गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रफुल्ल जैन वंस अगेन हियर एंड दिस टाइम मैं आपको लेके चलूंगा एक्सेल एडवांस लेवल में, जिसमें कि हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। पर उससे पहले मैं इंश्योर करना चाहता हूं कि आपने बिगिनर और इंटरमीडिएट ये दोनों के दोनों सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने सेशन कंप्लीट नहीं किए हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जाइए चैनल पर और जाकर के बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल कवर कीजिए, जहां पे कि आपको 100+ टूल्स, टेक्निक्स, फॉर्मूलाज एंड टिप्स मिलेंगे एक्सेल की अंडरस्टैंडिंग होन करने के लिए। और ये मेरा कमिटमेंट है आपको कि अगर आप बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल कंप्लीट कर लेते हैं तो इंडस्ट्री में यूज होने वाले 95% फॉर्मूला और एक्सेल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। आप मास्टर हो जाएंगे एक्सेल में और इंडस्ट्री में आप जो भी प्रॉब्लम एक्सेल से रिलेटेड फेस करेंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एडवांस सेशन। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करेंगे पिवोट टेबल्स, लुकअप फंक्शंस विच इंक्लूड्स VLOOKUP, HLOOKUP, इफ फंक्शन और इफ से रिलेटेड सारे फंक्शंस जैसे कि इफ एरर, इज ब्लैंक, सारे के सारे फंक्शंस। उसके बाद हम करेंगे विजुअलाइजेशंस यानी कि डिफरेंट ग्राफ्स, और फाइनली हम ये सेशन कंक्लूड करेंगे बाय एसिमुलेटिंग ऑल ऑफ आवर नॉलेज, और हम बनाएंगे एक डैशबोर्ड जो कि होगा आपके लिए एक बहुत ही बड़ा हेल्पफुल पीस। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर टॉप मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट को चाहिए डैशबोर्ड, और ऐसा डैशबोर्ड जो कि इंटरैक्टिव हो, और हम बनाएंगे एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विद पिवोट टेबल्स। तो पहले हम ये देखते हैं कि पिवोट टेबल हमको जरूरत क्यों है। अगर आपके पास कोई भी डेटा है जिसमें कि टेक्स्ट और नंबर्स दोनों हैं, या फिर डेट भी हो सकते हैं, और आपको उस डेटा को समराइज करना है अपने फॉर्म में, जिससे कि आप उस डेटा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या फिर मैसेज डिड्यूस कर सके, तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है पिवोट टेबल्स की। पिवोट टेबल लोग कहते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टूल है, पर मुझे लगता है कि पिवोट टेबल अगर आपको एक बार आ गया तो इससे आसान और इससे हेल्पफुल टूल नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि पिवोट टेबल ये क्या बला है और इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमारे सामने एक डेटा है जो कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि रिलायंस डिजिटल ने अपना स्टोर खोला है न्यूयॉर्क में, और कुछ मैनेजर्स और सेल्स मैनेजर हायर किए हैं। आई एम श्योर ये सुनकर के मुकेश अंबानी जी बहुत ही खुश हो गए होंगे। इस पर्टिकुलर स्टोर में एक महीने का जो डेटा है वो हमारे सामने है, जिसमें उन्होंने कुछ यूनिट्स बेची हैं, और हमको ये निकालना है कि इन पर्टिकुलर यूनिट्स का सेल पैटर्न, सेल एनालिसिस क्या है। मुकेश अंबानी जी देखना चाहते हैं कि जो उन्होंने रिलायंस का स्टोर खोला है न्यूयॉर्क में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो उन्होंने रीजनल मैनेजर से एक रिपोर्ट मांगी है, और रीजनल मैनेजर ने वो रिपोर्ट रेडी करने के लिए मुझे कहा है। तो देखते हैं कि वो रिपोर्ट हम कैसे रेडी कर सकते हैं। मैं यूज करूंगा पिवोट टेबल, जो कि मुझे हेल्प करेगा इस डेटा को एनालाइज करने में बहुत ही इजी और सिंपल वे में। सबसे पहले पिवोट टेबल का एक रूल ये है कि आपके पास कोई भी ऐसा कॉलम नहीं होना चाहिए जिसका कि हेडर ना हो। अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम का हेडर नहीं है तो वो डेटा आप पिवोट टेबल से एनालाइज नहीं कर सकते। टू एक्सप्लेन, यहां पे जो हमारे पास हेडर्स हैं वो है ऑर्डर डेट, रीजन, मैनेजर, सेल्समैन, आइटम, यूनिट, यूनिट प्राइस एंड सेल्स अमाउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर एक कॉलम का हेडर डेटा हमारे पास अवेलेबल हो, वरना पिवोट टेबल उसको एनालाइज नहीं कर पाएगा। उसके बाद पिवोट टेबल एक्टिवेट करने के लिए हमको अपना पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, और हमको जाना है इंसर्ट पर। इंसर्ट पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे पिवोट टेबल्स, इस पे आप क्लिक कीजिए और पहला ऑप्शन आएगा फ्रॉम टेबल रेंज। क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट की है, इसलिए हम यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप फ्रॉम टेबल रेंज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखते हैं डायलॉग बॉक्स क्या है। इस डायलॉग बॉक्स में पहले दे रखा है टेबल और रेंज। बेसिकली ये वो डेटा है जो आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। अगर आपको रियलाइज होता है कि आपने डेटा ठीक से सेलेक्ट नहीं किया है, या डेटा कुछ मिसिंग है, या रॉन्ग डेटा सेलेक्ट कर लिया है, तो आप यहाँ पे फिर से डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये पूछ रहा है कि जो आप पिवोट एनालिसिस चाहते हैं, क्या आप वो न्यू वर्कशीट में चाहते हैं या आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कहते हैं तो आपको इसी शीट पर एक स्पेस कहीं पर ब्लैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा।
लेकिन नॉर्मली लोग इसको न्यू वर्कशीट में करते हैं। तो मैंने न्यू वर्कशीट सिलेक्ट किया है और मैंने किया ओके। जैसे ही मैं न्यू वर्कशीट सिलेक्ट किया, यहां पे इसने एक नई शीट खोल दी है जहां पे इसने दिया हुआ है पिवट टेबल 2 का एरिया, और यहां पे मेरा पूरा का पूरा पिवट टेबल एनालिसिस होगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में पिवट टेबल फील्ड्स क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि जितने भी हमारे कॉलम्स डेटा के अंदर थे वो सारे के सारे यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। नीचे कुछ चीजें हैं, फिल्टर्स, कॉलम, रो और वैल्यू। ये हमारे को हेल्प करते हैं कि हमको डेटा किस तरह से एनालाइज करना है। अगर आपको डेटा हाई लेवल पे फिल्टर करना है, जैसे कि मान लीजिए मैं देखना चाहता हूं कि मेरा रीजन लेवल पे क्या एनालिसिस है, तो मैं रीजन को फिल्टर्स में डालूंगा और यहां से मैं अपना कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं डेटा देखूं मैनेजर लेवल पे, तो मैनेजर को कॉलम या रो किसी में भी डाल सकता हूं, डिपेंड करता है कि मुझे डेटा किस तरह से देखना है। अगर मैं चाहता हूं कि हर एक लाइन मैनेजर को रिप्रेजेंट करे तो मैं मैनेजर्स का नेम रो में डालूंगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि हर एक लाइन एक कॉलम में रिप्रेजेंट हो तो मैं मैनेजर का नाम कॉलम्स में डालूंगा। बेसिकली कॉलम्स और रोज नॉर्मली यूज किए जाते हैं टेक्स्ट डेटा के लिए। मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूं मैनेजर्स का नाम रो में डालने में, तो मैंने मैनेजर्स का नाम रो में डाल दिया। अब मैं देखना चाहता हूं कि हर एक मैनेजर ने कितने सेल्स यूनिट सेल किए हैं। तो मेरे पास डेटा है यूनिट्स का, यूनिट प्राइस का और सेल अमाउंट का। मैं यूनिट्स निकाल लेता हूं। अगर मैं ये देखना चाहूं कि ये नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सेल किए हैं, तो उसके लिए मुझे यहां से आइटम्स उतारने होंगे। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो यूनिट्स थे उनका सम है, क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी। लेकिन आइटम्स जो कि टेक्स्ट थे, स्ट्रिंग थे, उनका उसने काउंट किया है। अब मैं चाहूं तो इस यूनिट को भी मैं काउंट में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? मुझे यहां पे जो ड्रॉप डाउन उस पर क्लिक करना होगा और मैं जाऊंगा वैल्यू फील्ड सेटिंग पर। जैसे मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग पर जाऊंगा, ये एक बॉक्स ओपन करेगा जहां पे मुझे जो भी फंक्शन यूज करना है अपने डेटा को समराइज करने के लिए, मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूं। जैसे कि मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं काउंट, ऊपर चेंज हो जाएगा काउंट ऑफ यूनिट्स, और मैं देखता हूं कि ये काउंट ऑफ यूनिट्स हो गया। आई होप आपको यहां पे समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए और मैं आपको वो डाउट क्लैरिफाई करूंगा। अब हम देखते हैं कि यूनिट्स जो कि न्यूमेरिकल डेटा है, इट मेक सेंस कि मैं इसको सिर्फ सम ही रखूं, लेकिन मैं इसको एवरेज भी रख सकता हूं, मैक्स भी रख सकता हूं। मैं इसको सम रखना चाहता हूं। अब मैं देखना चाहता हूं कि हर एक प्राइस का यूनिट प्राइस क्या था। मैं चाहता हूं कि मैं सम की जगह मैं देखूं उसका एवरेज यूनिट प्राइस क्या था, तो उसके लिए मैं कर देता हूं उसको एवरेज। अब मेरे पास ये डेटा आ गया कि डगलस ने इतनी यूनिट बेची थी, इतने आइटम्स थे उसके अंदर, उसका एवरेज प्राइस इतना था। सिमिलर वे में हरमन, मार्था और टिमोथी उन्होंने क्या क्या सेल की है। अगर मैं देखना चाहूं कि टोटल सेल कितनी हुई है, तो ये है मेरी टोटल सेल। तो इस तरह से पिवट टेबल में एक डेटा मेरे लिए बन गया है। लेकिन ये डेटा अभी भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये सम ऑफ यूनिट्स, काउंट ऑफ आइटम, एवरेज ऑफ यूनिट प्राइस, सम ऑफ सेल अमाउंट देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैं हेडिंग इनकी चेंज कर सकता हूं। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और ये मुझे वापस वही बॉक्स खोल देगा जहां पे की वैल्यू फील्ड सेटिंग है। मैं यहां पर अब अपना नाम चेंज कर सकता हूं। ध्यान रखिएगा, मैं इसको यूनिट्स नाम नहीं दे सकता, इसलिए क्योंकि यूनिट्स ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कॉलम नेम है। तो मुझे अगर यूनिट्स नाम देना भी है तो मैं यूनिट्स और एक स्पेस दे दूंगा और ये उसको यूनिट्स में चेंज कर देगा। आप देखेंगे कि मैंने अपनी एक टेबल बना ली है जो कि देखने में थोड़ी डिसेंट और ठीक ठाक लग रही है। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप पिवट टेबल एरिया से बाहर कर्सर लेके जाते हैं, राइट हैंड साइड में आपकी वैल्यू फील्ड सेटिंग पूरी की पूरी गायब हो जाती है। अगर आपको वापस वो वैल्यू फील्ड सेटिंग चाहिए तो आपको फिर से पिवट टेबल में क्लिक करना पड़ेगा। सारी पिवट टेबल फील्ड्स वापस आ जाएंगी। अब अगर मुझे इस वैल्यूज में से कुछ भी चीज रिमूव करनी है तो मुझे सिंपली उस पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक करना है और उसको हटा देना है। आप देखिए यहां से ये भी हट गया और मुझे कुछ और ऐड करना है तो मैं उसको यहां भी ऐड कर सकता हूं। ये बेसिकली बता रहा है कि हर एक मैनेजर के अंडर कितने सेल्स मैनेजर हैं।
आप देखेंगे कि जब मैंने सेल्समैन लिख करके हिट किया तो इसने मुझे दिया फील्ड पिवट फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक नेम है। मैंने यहाँ पे स्पेस देने में गलती कर दी, इसलिए इसने मुझे एरर दिया। मैंने स्पेस दिया और ओके किया, अब इसने सेल्समैन वर्ड ले लिया है। तो इस तरह से बेसिक ऑफ पिवट हमने अभी कवर किया। अब हम देखते हैं कि हम एक रीजन मैनेजर और सेल्समैन उनके डेटा को अगर एनालाइज करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। रीजन मैंने ऑलरेडी फिल्टर में डाला हुआ है। अगर मैं चाहूं कि ये पूरा का पूरा डेटा मैं देखना चाहता हूं सिर्फ सेंट्रल रीजन के लिए, तो मैं सेंट्रल सेलेक्ट करूंगा और पूरा का पूरा डेटा सेंट्रल के लिए आ जाएगा। सिमिलर वे में वेस्ट और ईस्ट के लिए भी ये डेटा सेलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं रीजन को फिल्टर में ना डाल करके अपनी रिपोर्ट का पार्ट बनाऊं, तो मैं रीजन को नीचे खींच लूंगा। अब आप देखेंगे कि सेंट्रल का सब टोटल मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ईस्ट का सब टोटल यहाँ मुझे दिख रहा है और वेस्ट का सब टोटल दिख रहा है। लेकिन सेंट्रल के अंदर कौन कौन मैनेजर है उनका मुझे इंडिविजुअल डेटा भी दिख रहा है। अगर मैं इस डेटा को फर्दर ड्रिल डाउन करना चाहूं सेल्समैन लेवल पे, तो मैं रोज में सेल्समैन भी डाल दूंगा। अब आप देखेंगे कि ये डेटा पहले सेंट्रल लेवल पे है, फिर मैनेजर लेवल पे है और उसके बाद सेल्समैन लेवल पे है। अगर ये फॉर्मेट आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए, जाइए आप पिवट टेबल्स ऑप्शंस पर, उसके बाद जाइए आप डिस्प्ले पर और क्लिक कीजिए क्लासिक पिवट टेबल लेआउट। ये थोड़ा सा बेटर और इंट्यूटिव दिखाई दे रहा है। आपके पास अभी भी हर एक लेवल पे, रीजन लेवल पे, मैनेजर लेवल पे और सेल्समैन लेवल पे सब टोटल है। अगर आप चाहते हैं कि ये सब टोटल आपको अवेलेबल ना हो और ये आपको परेशान कर रहा है, तो आप राइट क्लिक करके सब टोटल हटा सकते हैं हर एक लेवल से। मैं अभी हटा रहा हूं सब टोटल मैनेजर लेवल से, सब टोटल मैंने हटाया रीजन लेवल से और सेल्समैन लेवल पे ऑलरेडी कोई सब टोटल है ही नहीं, क्योंकि वो तो लास्ट हायरार्की है इस पूरे डेटा की। तो इस तरह से मैंने डेटा देखा जो कि रीजन, मैनेजर और सेल्समैन लेवल पे कैसे आ रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि हर एक लाइन आइटम में सेंट्रल रिपीट करे, तो मुझे यहां पे राइट क्लिक देकर कह करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना होगा और लेआउट एंड प्रिंट रिपीट आइटम लेबल्स। सेम वे में मैनेजर लेवल पे फील्ड सेटिंग्स, लेआउट एंड प्रिंट्स, रिपीट आइटम लेबल्स। तो ये मुझे एक पूरा का पूरा डेटा मिल गया है। अगर मैं चाहूं कि मुझे सिर्फ सेंट्रल लेवल, ईस्ट लेवल और वेस्ट लेवल का सब टोटल पे लेवल पे देखना है, तो मैं इस माइनस पे क्लिक कर सकता हूं। ये पूरे के पूरे डेटा को कोलैप्स कर देगा और मुझे डेटा इस फॉर्म में दिखाई देगा। अगर मैं सेम चीज चाहता हूं मैनेजर लेवल पे देखना, तो मुझे ये चीज मैनेजर लेवल पे करनी होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा मुझे मैनेजर लेवल पे दिखाई दे रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो बताइए मुझको, मैं इसको बेटर वे में क्लियर कर पाऊंगा। आप इस डेटा को परसेंटेज फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। सपोज कीजिए मैं चाहता हूं सेल्स डेटा को देखना टोटल का परसेंटेज, यानी कि हर एक लाइन टोटल का कितना परसेंटेज है। उसके लिए मुझे क्लिक करना होगा सेल्स पर, मैं जाऊंगा वैल्यू फील्ड सेटिंग पर और मैं जाऊंगा शो वैल्यू एज। जैसे ही मैं शो वैल्यू एज जाऊंगा मुझे ये ऑप्शन दिखाई देंगे जहां पे पूछेगा कि मुझे वैल्यू किस तरह दिखनी है। तो मैं करूंगा परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। मैं जैसे ही परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल करके इसको क्लिक करूंगा, ये बता देगा मुझको कि हर एक डेटा पॉइंट कितना परसेंटेज है टोटल सेल का। अब मुझे यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है हर एक लाइन आइटम का, लेकिन मैं अगर ये चाहता हूं कि मुझे परसेंटेज के साथ साथ प्राइस भी दिखाई दे, टोटल सेल अमाउंट भी दिखाई दे, तो मैं वापस सेल अमाउंट कॉलम को ड्रैग करके यहां पे डाल सकता हूं। अब यहां मेरे पास दो सेल्स कॉलम है, जिसमें कि एक है परसेंटेज और दूसरा है सेल्स अमाउंट। सेम चीज अगर मैं चाहूं यूनिट्स के लिए करना, तो मुझे जाना होगा यूनिट्स पर, वैल्यू फील्ड सेटिंग, शो वैल्यू एज, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड कॉलम, और अब मैं यहां पे यूनिट भी पुल कर लूंगा जिससे कि मुझे वैल्यू भी दिख जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इजीली आपको यहां पर पूरा का पूरा रिपोर्ट मिल गया है, जो कि आपके लिए बहुत इजी है। और यही रिपोर्ट अगर आप किसी और एक्सेल फॉर्मूला से बनाना तो आपको बहुत टाइम लग सकता था। तो ये था पिवट टेबल।
आई होप आपको पिवट टेबल समझ में आया होगा। पिवट टेबल में आप इजीली फिल्टर भी कर सकते हैं और पिवट टेबल से आप ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन वो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे विजुअलाइजेशन और ग्राफ सेक्शन में। तो ये था पिवट टेबल। पिवट टेबल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वो है वीलुकअप। जो कि बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री में वेल नोन कॉन्सेप्ट है और वीलुकअप एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा यूज की जाती है। इनफैक्ट वीलुकअप एक जेनरिक वर्ड बन गया है। वीलुकअप एक ऐसा फंक्शन है जो कि हेल्प करता है आपको एक टेबुलर डेटा में से एक पर्टिकुलर कॉलम के अगेंस्ट में डिफरेंट कॉलम की वैल्यू आइडेंटिफाई करना। जैसे कि मेरे पास है डेस्क, मैं चाहता हूं कि डेस्क का मैं ब्रांड, इन्वेंट्री और एवरेज प्राइस तीनों निकालूं। अब मेरे लिए क्योंकि ये डेटा बहुत छोटा है इसलिए इजी है, देखना आसान है कि मैं 8, 6000 12,000 यहाँ से कॉपी कर सकता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए डेटा बहुत बड़ा हो और मुझे डेस्क मिले ही ना, तो मैं किस तरह से इजीली ब्रांड काउंट, इन्वेंट्री और एवरेज प्राइस निकाल सकता हूं? वही चीज मेरी हेल्प करता है वीलुकअप। वीलुकअप एक फंक्शन है जो कि अगर डेटा आपका कॉलम फॉर्म में है तो आपको इजीली बता देगा, लेकिन अगर यही डेटा मैं ट्रांसपोज करके कॉलम से रो फॉर्म में लिख दूं तो यहां पे मुझे हेल्प करेगा एचलुकअप। तो वीलुकअप और एचलुकअप में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। मेरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से कहता है कि एचलुकअप कभी भी मैंने आज तक यूज नहीं किया है। एचलुकअप हार्डली यूज किया जाता है, तो मैं एचलुकअप स्किप करना चाहूंगा और मैं सिर्फ फोकस करूंगा वीलुकअप। लेकिन अगर आपको एचलुकअप खुद समझ में ना आए तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना करके एचलुकअप भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मुझे यहां पे निकालना है डेस्क के अगेंस्ट में कितने ब्रांड उस स्टोर के अंदर है, कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है और उसका एवरेज प्राइस क्या है। तो इसके लिए जो फंक्शन मैं यूज करता हूं वो है वीलुकअप। वीलुकअप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि जो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है वो पर्टिकुलर लुकअप कॉलम, ये लुकअप कॉलम है जिसके अगेंस्ट में वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, वो लुकअप कॉलम के राइट में होनी चाहिए। यानी कि अगर मेरा लुकअप कॉलम आइटम है तो जो मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूं वो है ब्रांड काउंट, इन्वेंट्री काउंट और एवरेज काउंट। अगर ये एवरेज काउंट मैं लेफ्ट में आइटम के लिख दूं तो मैं वीलुकअप से ये चीज फाइंड नहीं कर सकता। ये वीलुकअप की एक लिमिटेशन है और ये लिमिटेशन एक्स लुकअप जो कि न्यू वेरिएंट आया है 2021 में, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करती है। लेकिन हम एक्स लुकअप अभी नहीं पढ़ेंगे, वो मैं एक शॉर्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर मेरा डेटा इस फॉर्म में है कि जो लुकअप कॉलम है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है और जो मुझे वैल्यूज देखनी है वो सारी की सारी राइट में है, तो ही मैं वीलुकअप यूज कर सकता हूं। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब वीलुकअप यूज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा इक्वल टू वीलुकअप। क्योंकि वीलुकअप के अंदर काफी सारे पैरामीटर्स लिखने पड़ते हैं, इसलिए मैं आपको सीधा फॉर्मूला ना लिख करके डायलॉग बॉक्स ओपन करके समझाऊंगा। आप देखेंगे पहला है लुकअप वैल्यू, यानी कि आप कौन सी वैल्यू के अगेंस्ट में डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं। जो मेरे लिए लुकअप वैल्यू है वो है डेस्क। नेक्स्ट आता है टेबल एरे, यानी कि किस टेबल में लुकअप वैल्यू और जो आपको फाइंड करनी है वैल्यूज वो पूरा का पूरा टेबल एरे है। ये ध्यान रखिएगा, आप पूरा का पूरा टेबल एरे सिलेक्ट कीजिए इंक्लूडिंग द कॉलम हेडर्स। यहां पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जो है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। उसके बाद मुझे देखना है कि जो वैल्यू मैं फाइंड करना चाहता हूं जो वो मेरे लुकअप कॉलम से कितनी दूर है, और वो है कॉलम इंडेक्स नंबर। आइटम कॉलम मेरा है कॉलम नंबर 1, ब्रांड काउंट है कॉलम नंबर 2, इन्वेंट्री 3 एंड एवरेज प्राइस 4। तो अगर मुझे ब्रांड काउंट की वैल्यू निकालनी है तो यहां मुझे देखना पड़ेगा 2, क्योंकि ये मेरे आइटम कॉलम से सेकंड नंबर पे है। और रेंज लुकअप में आप बाय डिफॉल्ट हमेशा 0 डालिएगा। बेसिकली अगर आपको एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 0 लिखते हैं, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आप 1 लिखते हैं। हम कभी भी इंडस्ट्री के अंदर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड नहीं करते, हमेशा मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट रेंज अंडरस्कोर लुकअप में आप हमेशा फॉल्स या 0 लिखिए।
मैं क्लिक करूंगा ओके, लेकिन उससे पहले मैं देखूंगा कि फॉर्मूला रिजल्ट कह रहा है 8, जो कि एग्जैक्टली सही है क्योंकि मेरा रेंज 8 है ब्रांड काउंट के लिए। अब अगर मुझे इन्वेंट्री और एवरेज प्राइस की वैल्यू चाहिए तो मुझे सिंपली ये फॉर्मूला ड्रैग करना होगा। चेंज मुझे सिर्फ करना होगा 2 की जगह 3 और यहां पे 2 की जगह 4, और मैं देखता हूं कि मेरी इन्वेंट्री 12,000 आ रही है, जो कि गलत है क्योंकि आनी चाहिए 6,000, और एवरेज प्राइस आ रहा है NA यानी कि एरर। ये कैसे हो गया? ये चीज समझने के लिए हमको बात करनी पड़ेगी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की। ये पहले देखते हैं कि एक्चुअली एक्सेल ने किया क्या है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो मैं देखता हूं कि मेरा लुकअप वैल्यू डेस्क से 8 हो गया है। टेबल भी खिसक करके L कॉलम की जगह अब M से स्टार्ट हो रही है। लुकअप वैल्यू डेस्क की जगह 12,000 हो गई है। अब देखिए ये है T2, और टेबल आइटम की जगह अब इन्वेंट्री से स्टार्ट हो रही है, उसने 2 एक्स्ट्रा ब्लैंक कॉलम ले लिए हैं। ये कैसे हुआ? ये हुआ है क्योंकि हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को पूरी तरह से मिस कर दिया। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या है वो समझने के लिए मैं एक्स्ट्रा 5 मिनट लेना चाहूंगा। एक्सेल वर्क करता है डायनामिक रेफरेंसिंग पर। डायनामिक रेफरेंसिंग क्या है कि जैसे जैसे आप फॉर्मूला अपना ड्रैग करते जाएंगे, एक्सेल उस डेटा को शिफ्ट करता जाएगा। जैसे कि अगर मैंने यहां पे कॉलम लुकअप वैल्यू R लिया है और टेबल मेरा L2O था, जैसे ही मैंने उसको ड्रैग करके नेक्स्ट कॉलम पे लेके आया, मेरी लुकअप वैल्यू शिफ्ट होकर के R से S पे आ गई। मेरे टेबल L से स्टार्ट होने की जगह M से स्टार्ट हो रहा है। सेम चीज अगर मैं एवरेज प्राइस में देखूं तो मैं देखूंगा कि मेरा लुकअप कॉलम एक कॉलम और शिफ्ट हो गया है और मेरी टेबल भी 2 कॉलम शिफ्ट हो चुकी है। ये बेसिकली है डायनामिक रेफरेंसिंग। एक्सेल को जैसे जैसे आप ड्रैग करेंगे लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन, वो रेफरेंस सेल को भी चेंज करता जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए जो सॉल्यूशन है वो है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग समझने के लिए मैंने ये एक टेबुलर फॉर्म बनाया है जिसमें कि मुझे येलो सेल के अंदर डेटा चाहिए जो कि ऐसे हो 1 into 1, यहां पे हो 2 into 1, यहां पे हो 3 into 1। बेसिकली मैं चाहता हूं हर एक येलो सेल के अंदर कॉलम और रो का मल्टीप्लिकेशन आए, तो मैं वो इजीली कर सकता हूं। देखते हैं 1 into 1, और मैं इस फॉर्मूले को इजीली राइट में ड्रैग करूंगा और नीचे भी ड्रैग करूंगा। क्या ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था? 5 into 5 is 6.37 into 10⁻42। हाउ इज इट पॉसिबल? देखते हैं क्या हुआ है। हुआ ये है कि उसने 5 और 5 की जगह इन 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया है। गड़बड़ है कुछ, दया गड़बड़ है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा, मैं जब राइट में इसको सिलेक्ट कर रहा हूं तो मेरा बी कॉलम चेंज ना हो। यानी कि मुझे अपने बी कॉलम के आगे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरा बी कॉलम चेंज ना हो, और वही है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए आपको बी कॉलम के आगे एक डॉलर साइन लगाना होता है, जो कि एक्सेल के लिए इंडिकेशन है कि जब आप फॉर्मूला ड्रैग करें तो वो कॉलम या वो रो चेंज नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे देखता हूं ड्रैग करके, और मैं देखता हूं कि यहां पर मेरा कॉलम चेंज नहीं हुआ है। इसने 5 into 5 किया। ग्रेट, यानी कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? शायद नहीं। अगर मैं इसको अब नीचे ड्रैग करूं, ये आ रहा है 600। 5 into 5 600 तो नहीं हो सकता, यानी कि अभी भी कुछ गड़बड़ है। देखते हैं। इसने कॉलम तो सेम रखा लेकिन इसने रो चेंज कर दिया है। तो अगर मुझे अब रो सेम रखना है, यानी कि मुझे रो को 3 ही रखना है, तो मुझे यहां पर रो में 3 को फ्रीज करना होगा, और फ्रीज करने के लिए मुझे 3 के आगे एक डॉलर साइन लगाना होगा। अब मैं अगर इसी फॉर्मूले को ऊपर पूरे सेल में कॉपी कर देता हूं और इसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देता हूं, तो मैं देखता हूं कि मेरी वैल्यू बिल्कुल ठीक आ रही है, और यहां पर अब ये 5 और 5 को ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये था एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा,
मोर देन दिस आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। जब भी आप VLOOKUP में टेबल सिलेक्ट करते हैं और वैल्यू ड्रैग करते हैं तो ये आपको इंश्योर करना है कि आप टेबल और लुकअप वैल्यू दोनों को फ्रीज करें, यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के थ्रू उनके आगे डॉलर लगाएं, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जो कि हमने इस एक्सरसाइज को करते हुए फेस की। वापस जाते हैं हम सेल्स डेटा पर और देखते हैं कि आगे हमको क्या करना है। तो यानी कि अगर मुझे यहां पर अपनी वैल्यू आगे पुल करनी है तो मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम में पहले R कॉलम को फ्रीज करना होगा और उसके बाद मुझे इस पूरी की पूरी टेबल L1 to O6 को फ्रीज करना होगा। मैं L1 to O6 को अगर फ्रीज करूंगा तो मुझे L1, O और 6 इन चारों को आगे डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। उससे आसान तरीका है कि आप L1 और O6 दोनों पर F4 प्रेस करें। F4 प्रेस करने से ऑटोमेटिकली डॉलर साइन आ जाता है। मैंने L और 1 के बीच में F4 प्रेस किया और O और 6 के बीच में भी F4 प्रेस किया। ये तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा टेबल फ्रीज हो चुका है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के थ्रू। अब आप इस फॉर्मूले को आगे ड्रैग कर सकते हैं इजीली। अभी भी ये 10-10 आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमको कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है। कॉलम इंडेक्स नंबर 3, कॉलम इंडेक्स नंबर 4, और जैसे ही मैंने अपना कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज किया मैं देखता हूं कि 10, 2500 और 14,000 क्योंकि एग्जैक्टली द सेम वैल्यू है मेरे डेटा में मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये था एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को VLOOKUP के अंदर कैसे यूज करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो है वैलिडेशन। आपको याद होगा जब हम बेसिक्स कवर कर रहे थे तब तो मैंने वैलिडेशन स्किप किया था और मैंने कहा था वैलिडेशन में आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा जब हम VLOOKUP कवर करेंगे। तो क्या है वैलिडेशन, आइए देखते हैं। डेटा वैलिडेशन वो ऑप्शन है जो कि हेल्प करता है आपको अपने पर्टिकुलर सेल के अंदर कौन कौन सी वैल्यू इनपुट हो सकती है ये कंट्रोल करने में। साथ ही साथ डेटा वैलिडेशन के थ्रू आपको एक ड्रॉप डाउन मिलता है जिससे कि आप इजीली पिक कर सकते हैं कौन सी वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है। लेकिन इस ड्रॉप डाउन का फायदा क्या है, इस ड्रॉप डाउन का क्या रिलेवेंस है और इस ड्रॉप डाउन से आप किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं वो हम अब इस एग्जांपल में देखते हैं। डेटा वैलिडेशन एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना होगा डेटा पर और आपको करना होगा क्लिक डेटा वैलिडेशन के डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर। जैसे ही आप डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहां पर आपको जाना होगा लिस्ट में और उसके बाद जाना होगा सोर्स में। सोर्स में मैं वो डेटा दूंगा जिसके अगेंस्ट में मुझे वैल्यूज चाहिए। मुझे आइटम्स के अगेंस्ट में वैल्यू चाहिए तो मैं टेलीविजन से लेकर के वीडियो गेम्स तक सारे के सारे ऑप्शन दे दूंगा। ध्यान रखिए मुझे आइटम एज अ हेडर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे आइटम के अगेंस्ट में कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। मुझे जो आइटम के अंडर वैल्यूज हैं उनके अगेंस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही मैं ये क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि मेरी पूरी की पूरी सेल्स और जो मेरा डेटा सिलेक्टेड है वो फ्रीज हो गया है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के थ्रू। अगर ये नहीं है तो आपको इंश्योर करना है कि आप इस डेटा को फ्रीज करें। आप क्लिक कीजिए ओके और आप देखेंगे जो आपने डेस्क सेल सिलेक्ट की थी वहां पे एक ड्रॉप डाउन जैसा ऑप्शन आ गया है, फिल्टर टाइप ऑप्शन आ गया है। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। ये आपको देगा वो सारे के सारे ऑप्शंस जो कि आपने आइटम्स के सिलेक्ट किए थे। अब इसका फायदा हम अब देखेंगे। मान लीजिए मुझे डेस्क की जगह टेलीविजन का नंबर ऑफ ब्रांड्स, इन्वेंट्री और एवरेज प्राइस देखना है तो मैं क्लिक करूंगा टेलीविजन पर और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। यही चीज अगर मुझे मोबाइल फोन में देखनी है तो मैं जाऊंगा ड्रॉप डाउन पर और मैं चेंज करूंगा फोन, सेल फोन्स पे और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से मुझे डायनामिक वैल्यूज मिल सकती हैं अगेंस्ट माय इनपुट वैल्यूज और ये है फायदा डेटा वैलिडेशन का। आई होप कि आप डेटा वैलिडेशन को अच्छे समझ गए होंगे। आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। पर ये था डेटा वैलिडेशन। इसके बाद हम यूज करेंगे कुछ डेट फंक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके डेटाबेस में डेट्स भी होंगी। पहला फंक्शन है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन बेसिकली आपको हेल्प करता है अगर आपके पास ईयर, मंथ और डेट है तो उससे आपको ये डेट बना के दे देगा। जैसे कि डेट मैं ईयर डालता हूं 2029, डालता हूं मंथ 10 और 10, इसने मुझे डेट बना के दे दी। अब इस पर्टिकुलर डेट के अंदर क्या डे है वो मुझे पता चलेगा डे फंक्शन से, और अगर मुझे मंथ जानना है तो पता चलेगा मुझे मंथ फंक्शन से, और ईयर पता चलेगा मुझे ईयर फंक्शन से। टुडे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपकी हेल्प करता है ये जानने में कि आज की डेट क्या है। हाँ, आज की डेट सबको पता होती है लेकिन कई बार एक्सेल के अंदर आपको आज की डेट डालनी होती है और जो कि
हर डेली रोज आपको अपडेट होनी चाहिए। मैनुअली वो अपडेट करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए टुडे एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको आज की डेट बताएगा। आज की डेट है 17th ऑफ अप्रैल, कल ये डेट 18th ऑफ अप्रैल हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है डेज फंक्शन, जो कि दो डेट्स के बीच में कितने डेज हैं वो बताता है। जैसे कि ये है डेज दिस कॉमा दिस, ये बताएगा 1637। अगर आपको इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, सिंपली आप 365 से डिवाइड कर दीजिए। मंथ में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये थे कुछ डेट फंक्शंस जो कि हमने कवर किए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आगे भी मैं आपको डेट फंक्शंस के एडवांस्ड फीचर्स बताता रहूंगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर फंक्शन जिसका नाम है इफ फंक्शन। ये इफ फंक्शन क्या करता है? इफ फंक्शन आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि इफ अ कंडीशन इज ओके, ट्रू या ट्रू नहीं है। जैसे कि यहां पर मैंने दो वर्ड लिखे हैं, मेन और विमेन। मैं देखना चाहता हूं कि इनमें से मेन कौन सा है, और उसके लिए मैं इफ फंक्शन यूज करूंगा। अगर मेन है तो मुझे चाहिए 1, अगर मेन नहीं है तो मुझे चाहिए 0। ओके, मैं यहां पे एक और चीज लिखता हूं, अदर। तो उसके लिए मुझे किस तरह से इफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा? मुझे लिखना होगा इक्वल टू इफ, और यहां पे मैं स्टार्ट करूंगा डायलॉग बॉक्स से, क्योंकि वो इजी होगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना। तो डायलॉग बॉक्स में पहला फील्ड है लॉजिकल टेस्ट। अगर वो लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो क्या वैल्यू चाहिए, और लॉजिकल टेस्ट अगर फॉल्स है तो आपको क्या वैल्यू चाहिए। यानी कि मैं लिखूंगा कि ये वैल्यू मेन के इक्वल है तो 1 इफ ट्रू, और अगर मेन के इक्वल नहीं है तो 0 इफ फॉल्स। देखते हैं कैसे ये काम करता है। दिस इज इक्वल टू मेन, 1 इफ इट इज ट्रू, 0 इफ इट इज फॉल्स। और आप देखेंगे कि यहां पे फॉर्मूला रिजल्ट में ऑलरेडी 1 आ गया है, इसका मतलब ये चीज करेक्ट है। अब यही चीज हम नीचे ड्रैग कर देते हैं और देखते हैं बाकी दोनों में 0 0। इसका मतलब बेसिकली मेन जब भी होगा ये 1 दिखाएगा, और मेन नहीं होगा तो ये 0 दिखाएगा। ये है इफ फंक्शन। लेकिन ये इफ बहुत ही इजी वाला फंक्शन था, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर ट्रू हुआ तो ये, फॉल्स हुआ तो ये। हम एक और एडवांस्ड और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला इफ लेते हैं, फॉल्स। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इफ फंक्शन कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि अभी आपको इंट्रोडक्टरी सेशन दे रहा हूं जो कि एडवांस लेवल का है, उसमें मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इफ फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर मुझे नेक्स्ट कॉलम में ये फाइंड करना है कि क्या ये वैल्यू लेस देन 20 है, 20 to 50 के बीच में है, या फिर मोर देन 50 है। तो उसके लिए मुझे किस तरह से इफ फंक्शन यूज करना होगा। ध्यान रखिए, यहां पे मुझे 3 कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है, लेस देन 20, 20 to 50 और मोर देन 50। तो उसके लिए मुझे 2 इफ फंक्शन यूज करने होंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो मैं लिखूंगा इफ दिस इज लेस देन 20, देन से लेस देन 20। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि इफ इट इज फॉल्स, दैट मींस अगर वो लेस देन 20 नहीं है तो, यानी कि मोर देन 20 है तो कुछ कंडीशन। लेकिन मुझे यहां पे सिर्फ मोर देन 20 नहीं, मुझे मोर देन 50 का भी एक फील्ड चाहिए। मुझे चाहिए 20 से 50 के बीच में और 50 से ज्यादा। तो मैं यहां पे एक और इफ फंक्शन लिखूंगा, और वो कैसे लिखूंगा? एक और इक्वल टू इफ फंक्शन, एक और ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये मेरा दूसरा इफ फंक्शन चल रहा है जिसके अंदर मैं एसेस कर रहा हूं कि वैल्यू 20 से 50 के बीच में है या 50 से ज्यादा है। तो मैं लिखूंगा दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 तो मोर देन 50। अब आप देखिए इसमें दोनों कंडीशन मैच हो गई हैं। अगर लेस देन 20 है तो लेस देन 20, मोर देन 50 है तो मोर देन 50। बचा कौन सा? 20 to 50। यानी कि अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में लिखूंगा बिटवीन 20 to 50, ब्रैकेट क्लोज। यहां पे एक बात ध्यान देने की है कि अभी जो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया है वो रेड कलर का है। इफ फंक्शन के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जब तक ब्लैक कलर का ब्रैकेट ना आ जाए, इसका मतलब आपके ब्रैकेट कंप्लीट क्लोज नहीं हुए हैं, आपका फॉर्मूला इनकम्प्लीट है। एक और, अब ब्लैक कलर आ गया, दैट मींस मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। देखते हैं, एंटर, लेस देन 20 करेक्ट, और मैं ये फॉर्मूला ड्रैग करता हूं नीचे,
देखता हूं कि लेस देन 20, लेस देन 20, 20 to 50 और मोर देन 50। तो ये था थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल इफ फंक्शन का। इससे बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल होते हैं इफ फंक्शन के, जिसके अंदर आप मल्टीपल फॉर्मूलाज भी यूज करते हैं, जिसके अंदर आप एंड और भी यूज करते हैं। वो मैं अभी कवर नहीं करूंगा, वो मैं अपने शॉर्ट्स के थ्रू कवर करूंगा। इफ फंक्शन हमने अभी देखा, लेकिन इफ फंक्शन के कुछ और कोरिलेटेड फंक्शन हैं, जैसे कि इफ एरर। इफ एरर क्या करता है कि अगर किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर एरर है तो ये आपको एक कुछ भी ऐसी वैल्यू लिख के दे देगा जो आप चाहते हैं। जैसे कि अगर ये एक चीज एरर है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे आउटपुट मिले इट्स एन एरर। तो अगर किसी भी सेल के अंदर एरर है, इफ एरर उसको आइडेंटिफाई करेगा और जो आपको आउटपुट चाहिए वो आउटपुट आपको दे देगा। लेकिन अगर यही चीज एक्चुअल में नंबर हो जाती है तो ये मुझे वो नंबर देगा। तो इस तरह से इफ किसी पर्टिकुलर एरर को एक दूसरे स्ट्रिंग में या नंबर में कन्वर्ट कर सकता है। इफ एरर का एक छोटा भाई है जो कि है इज फंक्शन। इज फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि क्या बहुत सारे इस फंक्शन होते हैं और ये इस फंक्शन हो सकते हैं इज ब्लैंक, क्या सेल ब्लैंक है, इज एरर क्या वहां पे एक एरर है, इस फॉर्मूला क्या उस पर्टिकुलर सेल में एक फॉर्मूला है, ऐसे बहुत सारे हैं। हम एग्जांपल लेके चलते हैं इज ब्लैंक, क्या ये सेल ब्लैंक है, क्या अब ये सेल ब्लैंक है, फॉल्स। क्या ये नंबर इवन है, फॉल्स। क्या अब ये नंबर इवन है, ट्रू। तो इस तरह से इज और इफ बहुत बार बहुत काम के फंक्शन बन जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, इफ फंक्शन, इफ एरर, इज फंक्शन, ये मैंने बहुत ही इजी वे में आपको इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि स्कोप है इस पर्टिकुलर कोर्स का। लेकिन इनके कॉम्बिनेशंस वी लुकअप के साथ, इफ एरर इफ के साथ, इज एरर के साथ, एंड और के साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो कि इन पर्टिकुलर फंक्शंस को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और वो मैं आपको डिस्कस करूंगा शॉर्ट्स में डेली बेसिस पे। पिवट टेबल, वी लुकअप, इफ फंक्शन और डेट फंक्शंस के बाद हम स्टार्ट करेंगे विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? विजुअलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा से ज्यादा आपको ग्राफ्स, पिक्चर्स इजीली समझ में आती हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि विजुअलाइजेशन यानी कि ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता होनी चाहिए कि ग्राफ से कैसे टैकल करना है। अभी हम देखेंगे बेसिक डेटा के बेसिस पे आप कैसे ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद सेकेंडरी एक्सेस, और हम ये भी देखेंगे कि पिवट टेबल से आप कैसे ग्राफ बना सकते हैं, जो कि हेल्पफुल होंगे हमारे डैशबोर्ड क्रिएशन में। तो ये हमारे पास डेटा है जहां पे कि हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, कितने ब्रांड्स हैं उन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के स्टोर के अंदर, कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है और कितना एवरेज प्राइस है। तो मैं ये दिखाऊंगा आपको कि हम किस तरह से डिफरेंट ग्राफ बना सकते हैं इस डेटा से, और जो भी ग्राफ आपको लगता है कि आपके केस में मोस्ट एप्लीकेबल है वो आप यूज कर सकते हैं। तो पहले हम ग्राफ बनाने के लिए करेंगे डेटा सेलेक्ट, उसके बाद जाएंगे इंसर्ट पर, और हम देखेंगे यहां पे डिफरेंट चार्ट्स या ग्राफ्स अवेलेबल हैं। डिफरेंट चार्ट्स जो कि आप यूज कर सकते हैं वो है बार ग्राफ, पाई, स्कैटर, लाइन ग्राफ और एरिया ग्राफ। मेजरली ये ग्राफ आप यूज करते हैं, हिस्टोग्राम और बहुत से और भी ग्राफ होते हैं, कैंडलस्टिक भी होते हैं ग्राफ, लेकिन इस केस में हम वो यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए ग्राफ्स होते हैं। तो हम यहाँ पे डेटा सिलेक्ट करते हैं ये, और हम जाते हैं पहले ऑप्शन पर जो है बार ग्राफ। बार ग्राफ जैसे आप क्लिक करते हैं ये आपको ये बार ग्राफ दे देगा। इसके अंदर काफी सारी चीज आप कर सकते हैं, जैसे कि आप नंबर ऑफ ब्रांड्स, अपना हेडिंग चेंज कर सकते हैं, ब्रांड काउंट। उसके बाद आप अपने बार ग्राफ का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको बार ग्राफ पे क्लिक करना होगा, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट डेटा सीरीज, उसके बाद आप जाइए कलर पर और फिल, और जो भी आपको कलर उस पर फिल करना है वो आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसके ऊपर लेबल डाल सकते हैं, कितने क्या वैल्यू है उस पर्टिकुलर ग्राफ की, तो ये यहाँ पे आपको लेबल दे देगा। तो इस तरह से काफी सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप इसको और भी सुंदर बना सकते हैं, उसके लिए आपको डबल क्लिक पे करना होगा, और आप देखेंगे ऊपर आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ गए हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि आपको कौन सा पर्टिकुलर ग्राफ चूज करना है। आप
जो आप चाहे वो यूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस और आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो ये था बार ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ हम जो सिलेक्ट करेंगे वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट नॉर्मली उन केसेस में यूज होता है जहां पे कि आपको परसेंटेज दिखानी हो। तो इस केस में हम देखना चाहते हैं कि इस स्टोर के अंदर डिफरेंट आइटम्स का परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ब्रांड्स क्या है। तो हम यहाँ पे ये ग्राफ बनाएंगे और राइट क्लिक करके हम करेंगे ऐड लेबल्स। इसने अभी जो लेबल ऐड किए हैं वो है नंबर्स, मैं चाहता हूं परसेंटेज। तो उसके बाद मुझे दोबारा से राइट क्लिक करना होगा और जाऊंगा फॉर्मेट डेटा लेबल्स पर। जैसे मैं फॉर्मेट डेटा लेबल पर जाऊंगा ये और ऑप्शन मुझे दे देगा। आपको परसेंटेज सिलेक्ट करना है तो परसेंटेज सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आपको वैल्यू नहीं चाहिए तो आप वैल्यू हटा दीजिए, वरना आप वैल्यू और परसेंटेज दोनों रख सकते हैं। मुझे सिर्फ परसेंटेज चाहिए तो मैं वैल्यू वहां से हटा दूंगा, और ये मेरा हो गया पाई चार्ट। ध्यान रखिए पाई चार्ट नॉर्मली यूज किया जाता है जब आपको परसेंटेज दिखाना हो। अगेन पाई चार्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 3D में 2D में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हम देखेंगे वो है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ नॉर्मली हम इस डेटा पे यूज नहीं करते हैं। लाइन ग्राफ हम नॉर्मली यूज करते हैं एक सीरीज कंटिन्यूअस डेटा पे। जैसे कि अगर मुझे देखना है कि रेनफॉल एक पर्टिकुलर मंथ में कितना हुआ है, सेल्स एक स्टोर की पर्टिकुलर ईयर में पर मंथ कितनी हुई है, तो उस केस में मैं लाइन ग्राफ यूज करता हूं। पर मेरे पास अभी ये डेटा है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि लाइन ग्राफ कैसे बनता है। लाइन ग्राफ के लिए आप जाइए लाइन ग्राफ पर, आप क्लिक कीजिए यहाँ पर, और उसके बाद ये आपका लाइन ग्राफ बनेगा। सिमिलर वे में अगर आपको डेटा लेवल ऐड करना है तो इसको सिलेक्ट कीजिए और डेटा लेवल आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ग्राफ्स हैं, जैसे एरिया ग्राफ, जो कि मैं बहुत यूज नहीं करता हूं लेकिन कभी कभी थोड़ा फैंसी सा दिखता है, तो इसलिए हमने एरिया ग्राफ क्रिएट कर दिया। एरिया ग्राफ हर एक केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। इस केस में एरिया ग्राफ एप्लीकेबल है जहां पे कि आपके पास एक आइटम्स टेक्स्ट है और एक डेटा है, लेकिन हर एक केस में शायद आप एरिया ग्राफ एप्लीकेबल ना कर पाए। तो ये है बेसिकली कुछ ग्राफ ऑप्शंस जो कि हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा इसके अलावा और बहुत से ऑप्शंस होते हैं, पर ये मेजर ग्राफ हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको और बताना चाहूंगा, वो फीचर है सेकेंडरी एक्सिस की। हम एग्जांपल लेते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में, जहां पे कि मैं चाहता हूं कि ये ग्राफ दो डेटा रिप्रेजेंट करे। ये रिप्रेजेंट करे नंबर ऑफ ब्रांड्स और इन्वेंट्री, लेकिन आप देखेंगे इन्वेंट्री थाउजेंड्स में है और नंबर ऑफ ब्रांड्स ओनली सिंगल और डबल डिजिट के अंदर है। तो अगर मैं इन दोनों पर्टिकुलर वैल्यूज को इस ग्राफ पे पॉइंट करूंगा तो आप देखिए क्या होता है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अगर गलती से कोई डेटा सेलेक्ट कर चुका हूं जो कि मुझे लगता है गलत है और मुझे वो डेटा करेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको ग्राफ पे क्लिक करना है। आप देखेंगे ऑप्शन सिलेक्ट डेटा, वहां पे जाइए और आपको जो करेक्ट डेटा सेलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे करेक्ट डेटा इन्वेंट्री के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांड्स और इन्वेंट्री दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं, और मैं करूंगा ओके। जैसे ही मैंने ओके क्लिक किया, अब देखिए जो मैंने कहा था कि एक एक्सेस जो कि थाउजेंड्स में है, दूसरी एक्सेस जो कि टेंस में है, वो सिर्फ नीचे आ रही है और ये मुझे कुछ भी इंडिकेट नहीं कर पा रहा है। इसके लिए मेरे पास ऑप्शन है सेकेंडरी एक्सेस, जिसमें इन्वेंट्री लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देगी, नंबर ऑफ ब्रांड्स राइट हैंड साइड दिखाई देंगे, और मुझे बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा जो मैं देखना चाहता हूं। उसके लिए आपको करना यह है कि आप क्लिक कीजिए एक लाइन ग्राफ पर और जाइए चेंज चार्ट टाइप पर। तो आप चेंज चार्ट टाइप पर जाएंगे, आप देखेंगे नीचे एक बॉक्स है जो कि आपको कह रहा है इनमें से किसको आपको सेकेंडरी एक्सेस पर सिलेक्ट करना है। याद ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सेस है वो प्राइमरी है, राइट हैंड साइड पे जो एक्सेस है वो सेकेंडरी है। तो मैं चाहता हूं लेफ्ट हैंड साइड में मैं नंबर ऑफ ब्रांड सेलेक्ट करूं जो कि सेकेंडरी एक्सेस होगी। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहां मुझे दिखाई देगा एक ग्राफ बन गया है, लेकिन आप देखेंगे कि ये बहुत ही इंट्यूटिव नहीं है क्योंकि दोनों लाइन ग्राफ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वाला ग्राफ मेरा नंबर ऑफ ब्रांड्स है, कौन सा इन्वेंट्री है, और ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसको इजी करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ ब्रांड्स को लाइन से बार में चेंज कर दूंगा। अब आप देखिए ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। बार ग्राफ मुझे दिखा रहा है नंबर ऑफ ब्रांड्स इन अ स्टोर जो कि राइट हैंड साइड पर है, और लाइन दिखा रहा है मुझको नंबर ऑफ इन्वेंट्री यूनिट्स जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर इंडिकेट कर रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूं ओके, और मेरा ग्राफ जो मुझे चाहिए था वो मिल गया है। तो ये थे बेसिक ग्राफ। इसके बाद अब हम कवर करते हैं कि हम किस तरह से पिवोट टेबल से ग्राफ बनाते हैं। ये एक सिंपल ग्राफ है जिसमें कि मेरे पास है मैनेजर और उन्होंने कितना सेल किया है वो मैं देखना चाहता हूं। तो इसके लिए इसमें ग्राफ बनाने के लिए मैं सिंपली टोटल डेटा सेलेक्ट करूंगा, जाऊंगा इंसर्ट पे, और मैं
चाहता हूं पिवट टेबल बनाना, मैं पिवट टेबल बनाऊंगा और पिवट टेबल बना करके इसके अंदर मैं डेटा लेवल ऐड कर दूंगा और मैं परसेंटेज ऐड करके इसको छोड़ दूंगा। अब मुझे दिख रहा है कि यहां पर कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स या फिर बटन्स है जो कि अननेसेसरी हैं, जैसे कि सेल्स। मुझे मैनेजर भी नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और मैं जाऊंगा हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट पर। ये एक पर्टिकुलर थिंग है जो कि आपको इरिटेट करेगी पिवट ग्राफ्स के अंदर। आपको ये पर्टिकुलर फीचर यूज करना पड़ेगा जिससे कि आप जो अननेसेसरी बटन्स स्क्रीन पर हैं उनको रिमूव कर सकें। तो आप ये कीजिए और ये सारे के सारे बटन जो आपको नहीं चाहिए वो गायब हो गए हैं। एक और फीचर इसके अंदर है कि ये जो लेजेंड है इसको आप कहां रखना चाहते हैं, वो भी आपका ऑप्शन है। आप लेजेंड पे क्लिक कीजिए और लाइए फॉर्मेट लेजेंड पर। ये आपको ऑप्शन देगा कि आपको टॉप पर रखना है, बॉटम पे रखना है, लेफ्ट राइट टॉप राइट, जहां भी आपको रखना है आप लेजेंड रख सकते हैं। इंटेंशन होता है कि आपका ग्राफ बड़े से बड़ा दिखना चाहिए और लेजेंड छोटा। तो नॉर्मली मैं इसको बॉटम पे रखता हूं जिससे कि मेरा ग्राफ सबसे बड़ा दिखाई दे और ये एक इंडिकेटिव हो जाए लोगों को समझने के लिए। तो ये था कैसे हम पिवट टेबल के डेटा से एक ग्राफ बनाएंगे। आई होप आपको ग्राफ विजुअलाइजेशन चार्ट समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद इन सभी टेक्निक्स को यूज करेंगे अपना डैशबोर्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट जो चीज है वो हम देखने वाले हैं डैशबोर्ड, और ये इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन का और इस पर्टिकुलर सेशन का कोर्स का लास्ट पार्ट है। तो इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपके टॉप मैनेजमेंट को, आपके लीडर्स को, आपके मैनेजर्स को बहुत ही इंप्रेस करेगा। ये एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है जिसके अंदर आप डिफरेंट फील्ड्स चेंज कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आप दिखा सकते हैं कि इंपैक्ट उन फील्ड्स को चेंज करने पर क्या पड़ता है आपके फाइनल आउट नंबर्स पे। मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से डिफरेंट रीजन, मैनेजर, सेल्समैन, आइटम और डेट मेरे सेल्स अमाउंट पे इंपैक्ट डाल रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं काफी कॉम्बिनेशंस की ईस्ट के अंदर हरमन का शैली सेल्समैन ने कितना टेलीविजन सेल किया है। तो उसके लिए मैं एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना रहा हूं जिसके अंदर आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि मैं किस तरह से ये डेटा एनालाइज करूं, किस तरह से डिफरेंट फंक्शन यूज करूं। आपको उस डैशबोर्ड के अंदर सब कुछ दिखाई देगा। उसके लिए आपको सबसे पहले करना यह है कि आपको इस पर्टिकुलर डेटा के 4 to 5 जो भी जिस लेवल पे आपको एनालिसिस चाहिए उस लेवल पे आपको अपने पिवट टेबल बनाने हैं। तो मैं पिवट टेबल ऑलरेडी बना चुका हूं, बहुत सिंपल है। मैंने सिंपली रीजन लेवल पे टोटल सेल्स अमाउंट बनाया और उसका मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। मैंने मैनेजर लेवल पे सेल्स यूनिट बनाया और उसका मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। मैंने सेल्समैन लेवल पे ग्राफ बनाया सेल्स अमाउंट के साथ। मैंने आइटम लेवल पे एक पिवट टेबल बनाया और उसके अगेंस्ट में एक ग्राफ बनाया सेल्स अमाउंट के लिए। और फाइनली मैंने डे वाइज बनाने का ट्राई किया, लेकिन मुझे लगा कि डे वाइज बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ क्वार्टर वाइज लिया है डेटा 2018 और 2019 का और मैंने उसके अगेंस्ट में एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अब मुझे करना यह है कि मुझे जाना है एक ब्लैंक शीट पर और उस ब्लैंक शीट पर मुझे पूरा का पूरा उसको कर देना है व्हाइट। ये मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे कि मेरा डैशबोर्ड थोड़ा फैंसी दिखाई दे। उसके बाद फर्स्ट 2 लाइंस में मैं अपना हेडिंग डाल दूंगा। ये करने के बाद मैं जितने भी ग्राफ बनाए हैं उन सबको कॉपी करके इस पर्टिकुलर शीट पे लेके आऊंगा और ऑर्गेनाइज करूंगा जिससे कि उनका साइज बिल्कुल ठीक लगे। और इस तरह से मेरा सारे के सारे जो ग्राफ मैंने यूज किए हैं जिस लेवल मुझे एनालिसिस चाहिए वो सारा का सारा मेरा एक डैशबोर्ड फॉर्म में आ गया है। इसके बाद मुझे किसी भी एक ग्राफ पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं ग्राफ पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे पिवट चार्ट एनालिसिस ऑप्शन आ जाएगा। मैं पिवट चार्ट एनालाइज ऑप्शन पे जाऊंगा और क्लिक करूंगा इंसर्ट स्लाइसर पर। जैसे ही मैं स्लाइसर पे क्लिक करूंगा स्लाइसर का बॉक्स ओपन होगा और वो मुझसे पूछेगा कि मुझे किस लेवल पे एनालिसिस मैन्यूवर करना है या फिर देखना है। मैं कहूंगा मुझे रीजन लेवल पे एनालिसिस देखना है, मैनेजर लेवल पे, सेल्स प्लान और आइटम लेवल पे। और जैसे ही मैं ओके करूंगा यहाँ पे 4 बॉक्सेस आ जाएंगे और ये 4 बॉक्सेस वो बॉक्सेस हैं जो कि मुझे अपने लिए एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। आप इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जैसा आप चाहें,
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास ये चारों बॉक्सेस जिस लेवल पे आपको एनालिसिस चाहिए वो होने चाहिए। अब आपको इन सभी पे राइट क्लिक करके जाना है रिपोर्ट कनेक्शंस पर, और जितने भी आपको पिवट टेबल दिखाई दें वो सब सिलेक्ट करने हैं। नॉर्मली काफी सारे सिलेक्टेड होंगे, अगर वो सिलेक्टेड नहीं है तो आपको इंश्योर करना है सारे के सारे पिवट टेबल्स सिलेक्टेड हो। मेरे सारे के सारे पिवट टेबल्स ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, लकी। अब मैं बताता हूं कि मैजिक क्या है। जैसे कि मुझे सेल फोन की सेल्स चाहिए तो मुझे सिर्फ सेल फोन को सिलेक्टेड रखना है। जैसे मैंने सेल फोन को सिलेक्ट किया, आपने देखा डेटा चेंज हुआ। अब मुझे देखना है कि सेल फोन का ईस्ट रीजन में या सेंट्रल रीजन में क्या सेल है, तो मैं सिर्फ सेंट्रल रीजन ही सिलेक्ट करूंगा। आपने देखा डेटा फिर चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं सेंट्रल और वेस्ट दोनों में देखूं, तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल और सिलेक्ट करूंगा सेंट्रल और वेस्ट। अगर मैं चाहता हूं कि मैं ईस्ट में देखना तो मैं ईस्ट, अगर मैं चारों में देखना चाहता हूं तो मैं चारों को सिलेक्ट कर लूंगा। इस तरह से आप किसी भी लेवल पे जाकर के अपना डेटा देख सकते हैं, और जिस लेवल पे आप चाहें उस लेवल पे आप डेटा देख सकते हैं। मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करके वो सारे के सारे बटन सिलेक्ट करने होंगे, जो कि आपको डिफरेंट लेवल पे डेटा दिखाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से ये डैशबोर्ड एक बहुत ही इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है, और आप किसी भी अपने सीनियर मैनेजमेंट के क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली कर सकते हैं rather than doing any deeper analysis. So this is a very very important feature जो कि मैंने बहुत यूज किया है अपने काम में, और मेरे को इसके काफी अप्रिसिएशन भी मिले हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो प्लीज आप इसको यूज कीजिए। एक्सेल इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप एक्सेल में होते जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो प्रैक्टिस आपको रेगुलर बेसिस पे करनी होगी। अगर आपने बीच में प्रैक्टिस छोड़ी तो आप वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट फिर से भूल जाएंगे, और उसके लिए आपको आना पड़ेगा वापस मेरे चैनल पे बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस कोर्स लर्न करने के लिए। लेकिन मैं चाहता नहीं कि आप बार बार वही कोर्स दोबारा करें, क्योंकि मैं बहुत सारे और भी कोर्सेस एडवांस लेवल के एक्सेल, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, सप्लाई चेन, पाइथन और बहुत सारे और कोर्सेज भी अपलोड करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को रेगुलरली अपग्रेड करें, बेसिक चीजें आप जल्दी से जल्दी सीखें, जिससे कि आप अपने आप को एडवांस करके अपने करियर को एक्सेलरेट कर सकें। तो ये था पूरा का पूरा एक्सेल कोर्स। मैं फिर आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, अगर आपने बिगिनर और इंटरमीडिएट कोर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए मेरे चैनल पे, बिगिनर और इंटरमीडिएट दोनों कोर्स देखिए, उसके बाद आप एडवांस कोर्स देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। और मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं कि अगर आपने बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, जो कि ऑलमोस्ट 3 घंटे का कोर्स है, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 90 to 95% पूरी हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा, मैंने बहुत हार्ड वे में एक्सेल लर्न किया था। जब मैंने एक्सेल लर्न करना स्टार्ट किया था तो यूट्यूब वगैरह नहीं थे, तब एक्सेल कोर्सेज की फीस भी बहुत हाई होती थी। मैंने अपने कलीग से, अपने फ्रेंड्स से, अपने बॉसेस से ये सब ट्रिक्स और टिप्स सीखी हैं, और मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल वे में एक्सेल को सीखा है। तो वही मैंने तरीका आपको बताने को ट्राई किया है। लेकिन आपको आज की डेट में बहुत बेनिफिट्स हैं, इजीली काफी कंटेंट अवेलेबल है, और मेरे जैसे बहुत से कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप प्लीज एक्सप्लोर कीजिए ये ऑप्शंस, यूटिलाइज कीजिए ये अपॉर्चुनिटी। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि एजुकेशन को फ्री रखना और अपनी नॉलेज सबके साथ शेयर करना। तो जितना ज्यादा मैं अपनी नॉलेज शेयर करूंगा उतना मुझे खुशी मिलेगी, और जितनी ज्यादा आप मेरी नॉलेज का फायदा उठाएंगे उतनी खुशी मुझे और मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो डू कमेंट टू लेट मी नो कि ये ट्रेनिंग कंटेंट आपको कैसा लगा। अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है या फिर कोई सेक्शन है जो आपको क्लियर समझ में नहीं आया, आप चाहते हैं मैं उस पर डीप डाइव करूं, प्लीज टेल मी, मैं कंटेंट बनाऊंगा। एक चीज और, मैंने आपसे कहा था कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट बनाऊंगा। मुझे ये जानना है कि आप सही में इंग्लिश में कंटेंट चाहते हैं या नहीं, क्योंकि इसमें काफी एफर्ट लगता है। ऑलमोस्ट 3 आवर्स की वीडियो बनाने के लिए मुझे 3 दिन लगे हैं, क्योंकि काफी सारी एडिटिंग और बाकी चीजें भी करनी होती है। तो अगर आपको सही में इंग्लिश में ट्रेनिंग चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर मुझे 100 लोग भी मिल गए जो कि इंग्लिश में ट्रेनिंग चाहते हैं तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं इंग्लिश में भी कंटेंट बनाऊं। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।
Have a good day and take care of yourself. Happy weekend. Happy Easters to all those who are celebrating. Bye bye.